नमस्कार दोस्तों, टेक लीगल इन्फो के नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे लिमिटेशन एक्ट 1963 के पार्ट 3 का। ये 5 पार्ट की सीरीज हम बना रहे हैं, जिसका कि आज पार्ट 3 रिलीज हो रहा है और ये डील करता है कंप्यूटेशन ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे पहले 2 पार्ट्स नहीं देखे हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें पहले देख सकते हैं। ये जो पार्ट है ये सेक्शंस 12 से 24 से डील करता है और जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूँ, ये कंप्यूटेशन ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन यानी कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैसे कंप्यूट किया जाता है अलग अलग परिस्थितियों में, उससे डील करता है। तो सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 12 को। सेक्शन 12 4 सब सेक्शंस में बटा हुआ है। तो सबसे पहला सब सेक्शन है वो एप्लीकेबल होता है सूट, अपील और एप्लीकेशन तीनों पे। इसका जो टाइम फ्रेम ये कह रहा है कि देखिए टेबुलर फॉर्मेट में दी हुई सारी इन्फॉर्मेशन, सब सेक्शंस दिए हुए हैं कॉलम वाइज, और इसमें जो रो वाइज है वो दिए हुए हैं कि किन चीज़ों पे एप्लीकेबल है, इसका टाइम फ्रेम क्या हो, क्या एक्सक्लूड या इंक्लूड है। तो जैसे कि सब सेक्शन 1 आप देख पा रहे हैं, सूट, अपील और एप्लीकेशन से डील करता है और डे ऑफ रेकनिंग को इसमें एक्सक्लूड किया जाए। इसमें अगर सिंपल भाषा में समझें तो जैसे कोई मान लीजिए जजमेंट आई है 1 जनवरी 2025 को, और मान लीजिए कि उसमें जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन अपील फाइल करने का वो 30 डेज है। तो जो जिस दिन वो इवेंट हुआ है यानी कि 1 जनवरी 2025 है, वो इसमें एक्सक्लूड किया जाएगा। 30 दिन 2 जनवरी से शुरू होंगे, तो जिस दिन भी बनेगा, मेरे ख्याल 31 जनवरी बनता है उस हिसाब से, तो वो गिना जाएगा। तो ऐसे ही ये सारे ज़्यादातर जो सब सेक्शंस हैं इन चीज़ों से डील करते हैं। जैसे कि सब सेक्शन 2 कहता है कि अपील, एप्लीकेशन, रिव्यू और रिवीजन के लिए जो डेट ऑफ जजमेंट है, जजमेंट का डे और जो टाइम आपको लगे ऑर्डर रिसीव करने में, तो वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी नेचुरल सी बात है, क्योंकि जब आपको जजमेंट हुआ है, आपको उसकी कॉपी ही नहीं मिली है, तो आप कैसे उसको फाइल करेंगे अपील को या रिव्यू रिवीजन जो भी आपने लगाना है। तो इसलिए ये ऐसा नियम बनाया गया है। तो सेम लागू होता है डिक्री और ऑर्डर पे। जो टाइम टू ऑब्टेन जजमेंट कॉपी एक्सक्लूड होता है, और एप्लीकेशन टू सेट असाइड जो वार्ड होता है उसमें भी जो टाइम टू गेट अ कॉपी ऑफ जजमेंट वो सब एक्सक्लूड होता है। तो हम देखते हैं कि 12 सेक्शन 12 ज्यादातर एक्सक्लूजन ऑफ टाइम से डील करता है। सेक्शन 13 डील करता है अपील एज अ पॉपर। पॉपर आप जानते हैं, जो एक गरीब व्यक्ति होता है जो अपना केस खुद नहीं लड़ सकता है, तो वो एप्लीकेशन लगाता है कि मैं अपना अपील एक पॉपर की तरह करना चाहता हूँ। वो क्योंकि पहले उसको अपील करनी पड़ती है, सीधा खुद डिक्लेयर नहीं कर देगा कि मैं पॉपर हूँ। वो कोर्ट के आगे एप्लीकेशन लगाएगा, कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसकी एप्लीकेशन एज ए प्रॉपर गिनी जाएगी कि नहीं। और मान लीजिए कि अगर वो रिजेक्ट हो जाती है तो ये सारा टाइम जो इस प्रोसीजर में गया वो एक्सक्लूड हो जाता है सेक्शन 13 के अनुसार। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि इट शुड हैव बीन डन इन गुड फेथ। उसको यकीन होना चाहिए, उसको गुड फेथ में अच्छी इंटेंशन के साथ किया होना चाहिए। उसको ये नहीं है कि सिर्फ टाइम पास के लिए उसने ऐसा कर दिया है। तो ये अपील एज अ प्रॉपर पे अप्लाई होता है सेक्शन 13। सेक्शन 14 कहता है बोनाफाइड प्रोसीडिंग्स इन डिफेक्टिव जुरिडिक्शन। अगर किसी ने किसी गलत कोर्ट में कोई ऐसी प्रोसीडिंग लगा दी है, सिविल प्रोसीडिंग लगा दी है, जिसको उसको गुड फेथ में वो बिलीव करता है कि ये सच में मुझे यही लगानी चाहिए थी, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो जुरिस्डिक्शन डिफेक्टिव थी, तो वो जो सारा टाइम पीरियड है वो भी एक्सक्लूड किया जाएगा। अब हम आते हैं सेक्शन 15 पे। ये भी 5 सब सेक्शंस से बना हुआ है और इसमें सभी एक्सक्लूजन्स दिए गए हैं। सेक्शन 15 का सब सेक्शन 1 ये कहता है कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट या एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री होना है और उस पर एक पर्टिकुलर लिमिटेशन पीरियड अप्लाई करता है, लेकिन उसको किसी कोर्ट के इंजंक्शन या ऑर्डर के द्वारा रोक दिया गया है, तो जिस दिन वो ऑर्डर या इंजंक्शन पास हुआ था प्लस उसका फुल टाइम पीरियड जितने का वो ऑर्डर था और जो जिस दिन वो विड्रॉ हुआ है, इस सारे को सम करके जितना पीरियड है उसको हम लिमिटेशन पीरियड से बाहर कर देंगे। सिंपल। तो ऐसे ही अब हम बात करेंगे सेक्शन 15 के बाकी 4 सब सेक्शंस की, नंबर 2, 3, 4 और 5। ये टेबुलर फॉर्मेट में दिया हुआ है और इसमें ज़्यादा कुछ समझने जैसा नहीं है, आप इसको याद कर सकते हैं। मैं आपको एक दो के सब सेक्शन मोटे मोटे समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल सब सेक्शन 2 ये कहता है कि अगर कोई सूट के लिए किसी परमिशन चाहिए किसी अथॉरिटी की, जब तक वो परमिशन नहीं मिलती वो सारा टाइम पीरियड एक्सक्लूड किया जाएगा लिमिटेशन पीरियड से। ऐसे ही नंबर 5 कहता है कि डिफेंडेंट आउटसाइड इंडिया है तो वो सारा पीरियड एक्सक्लूड किया जाएगा, जो कि बड़ी कॉमन सेंस की बात है। तो ऐसे ही सिंपल से है, आप इसको समझ सकते हैं टेबुलर फॉर्मेट में। सेक्शन 16 डील करता है डेथ से। अगर मान लीजिए, और ये इसमें 2 सब सेक्शन है, हालांकि मैंने इसको स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है, लेकिन आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं कि सब सेक्शन 1 है और सब सेक्शन 2 है। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इसमें साइड में आपने लिखा हुआ है बोथ फॉर एंड अगेंस्ट, तो आपको एक को समझ जाएंगे तो दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। सब सेक्शन 1 ये कहता है कि अगर कोई पर्सन है उसका राइट
कुछ टू सू है, उसका सूट फाइल करने का कोई अधिकार है, लेकिन वो एक्रू नहीं हुआ और उससे पहले उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर उसका जो राइट टू सू है वो कब बिगिन होगा? जब उसका लीगल लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया जाएगा, तो उनके बिहाफ पे जो सूट फाइल करने के, सू करने के कैपेबल होगा, तभी वो लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। सिर्फ इसका एक एक्सेप्शन है, वो है राइट ऑफ प्रियम्पशन। और सबसेक्शन 2 इसके भी ठीक उल्टा है, अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई राइट अक्रू होता है और उसकी डेथ हो जाती है, तो जब तक उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसकी जगह पे नहीं आता है, तो दूसरा बंदा का जो टाइम पीरियड है उसके बाद स्टार्ट होगा। सेक्शन 17, इसमें काफ़ी पॉइंट्स हैं, लेकिन इसको मोटा मोटा अगर समझ लेंगे तो आपको पूरा कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको बाद में चाहें तो डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये बेसिकली 3 चीज़ों से डील करता है: फ्रॉड, मिस्टेक और कंसीलमेंट। यानी कि दो पार्टीज हैं, एक प्लेंटिफ है, डिफेंडेंट है। अगर डिफेंडेंट ने कोई फ्रॉड कमिट किया है, या उसने जानबूझ के कोई गलती की है, या कुछ डॉक्यूमेंट छुपाया, उसने कंसील किया है, तो जब तक प्लेंटिफ को पता चलता है, उसके बाद ही उसका टाइम पीरियड, लिमिटेशन पीरियड जो है स्टार्ट होगा। लेकिन हाँ, इसमें इसके उलट ये है कि अगर जो डिफेंडेंट है उसको पता ही नहीं था और वो इनोसेंट था और उसने अनजाने से ये भूल हुई है, तो उसमें केस में ये सेक्शन लागू नहीं होता है। और सेक्शन 18 डील करता है एक्नॉलेजमेंट के इफेक्ट से। मान लीजिए एक बंदे ने आपको कुछ देना है, लेकिन वो पहले उससे कुछ बार उसके बारे में मान नहीं रहा कि मैंने देना, और आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो चुका है। मान लीजिए 1 साल का लिमिटेशन पीरियड है और 10 महीने बीत चुके हैं, लेकिन 10वें महीने आते आते मान लीजिए उसको सद्बुद्धि आ गई और उसने कुछ एक्नॉलेज कर दिया, उसने राइटिंग में या ओरल में एक्नॉलेज कर दिया कि हाँ मेरे को इसको देना है, हालांकि उसने दिया नहीं है। तो उस केस में क्या होगा कि क्लॉक रीसेट हो जाएगी। क्लॉक रीसेट से मतलब है कि जो लिमिटेशन पीरियड है उस दिन से फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका ये मतलब है एक्नॉलेजमेंट का। सेक्शन 19 लागू होता है डेब्ट की पेमेंट पे और इंटरेस्ट ऑन लेगेसी यानी कि इनहेरिटेंस पे। अगर मान लो किसी ने को आपको कोई डेट ओ करता है और उसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो चुका है आपका सूट फाइल करने का, उसको रिकवर करने के लिए, या इंटरेस्ट ऑन लेगेसी के रिसीव करने के लिए, और इसी बीच वो बंदा आपको पार्शियल पेमेंट कर देता है, तो उसके बाद वो क्लॉक रीसेट हो जाता है। तो इसका जो सीधा संबंध है सेक्शन 18 से, क्योंकि जो उसने पार्ट पेमेंट किया ना, उसने लिख के नहीं दिया कि मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ या उसका पार्ट पेमेंट कर रहा हूँ, लेकिन उसने एक्नॉलेज कर लिया पैसे देने के साथ ही। एक तरह से वो इनडायरेक्ट एक्नॉलेजमेंट हो गई। तो इस तरह से उसी सेक्शन का एक अलग तरह से उसको बताया गया है इन दो केसेस के बारे में। यानी कि अगर आपको बंदे ने एक पैसे देने हैं और उसने पार्ट पेमेंट कर दिया, तो उसको भी एक्नॉलेजमेंट माना जाएगा और आपका क्लॉक रीसेट हो जाएगा। अब आते हैं सेक्शन 20 पे। ये एक्नॉलेजमेंट से डील करता है, लेकिन ये किसी अनदर पर्सन के पेमेंट से डील करता है। इसका एक एग्जांपल दिया है, इसको सेक्शन को पढ़ने के बजाय एग्जांपल से ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। 3 बिजनेस पार्टनर है, ए, बी और सी। उन्होंने किसी से एक पैसे ले रखे हैं उधार, मान लीजिए डी, हालांकि यहाँ डी लिखा नहीं हुआ है, लेकिन तीनों ने मिलके उधार लिया उससे। और मान लो कल को पार्टनर ए जो है वो साइन कर देता है इसी डॉक्यूमेंट के, वो एक्नॉलेज कर लेता है कि हाँ हमने इसके पैसे देने हैं, लेकिन ये जो उसकी एक्नॉलेजमेंट है सिर्फ उसी के बिहाफ पे, उस पे ही एक्ट करेगी, ये बी एंड सी को इम्पैक्ट नहीं करेगी। तो ये रूल एक बनाया गया है दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी इंडिविजुअल को ग्रुप के एक्शन से, लाइबिलिटी से बचाने के लिए बनाया गया है। तो ये है। इसी तरह सेक्शन 21 डील करता है सब्सटीट्यूशन या एडिशन से न्यू प्लेंटिफ या डिफेंडेंट। जब किसी सूट में या प्लेंटिफ या तो डिफेंडेंट या तो सब्सटीट्यूट किया जाता है या कोई नया ऐड किया जाता है, तो उस पॉइंट से लिमिटेशन का क्लॉक रीसेट हो जाता है, लेकिन वो गुड फेथ में होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपने जानबूझ के ऐसे किसी को ऐड कर दिया कि चलो जी ज़्यादा टाइम पीरियड का मजा लेते हैं, फिर से उसका लाभ उठाते हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। इट शुड हैव बीन डन इन गुड फेथ। सेक्शन 22 डील करता है कंटिन्यूअस ब्रीचेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और टॉर्ट्स। अगर मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया है कि भैया मैं मान लीजिए आप एक एजेंसी है या एक कंपनी है, मैंने आपका ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ और मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि अगले 2 साल तक मैं किसी और ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट नहीं करूंगा। लेकिन मैंने मान लीजिए एक और ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट कर ली और आपका जो कॉज ऑफ एक्शन है राइज हो गया डे ऑफ रेकनिंग से, जब मैंने ऐड करी, तो आप एक आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मान लीजिए आप किसी वजह से वो केस नहीं की सूट आपने नहीं फाइल किया और मैंने दोबारा कुछ महीने बाद या मतलब 2-3 महीने बाद दोबारा से किसी और कंपनी के साथ एक नई ऐड कर ली, तो एवरी टाइम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकर्स द क्लॉक रीसेट्स। जब भी मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करूंगा या टॉट कमिट करूंगा, तो जो लिमिटेशन पीरियड की क्लॉक है वो रीसेट हो जाएगी। आप आपको उम्मीद है ये रीसेट द क्लॉक आपको याद हो गया होगा कि ये बार बार शब्द यूज हो है। रीसेट का क्लॉक का मतलब है जैसे टाइमर होता है ना, स्टॉप पर उसको प्रेस करते हैं जीरो हो जाता है, तो उसका मतलब है रीसेट द क्लॉक।
सेक्शन 23 ये कहता है कि जो कंपनसेशन फॉर स्पेशल डैमेजेस है, इस केस में लिमिटेशन पीरियड कब स्टार्ट होता है, जब कोई स्पेसिफिक डैमेज या इंजरी अकर होता है। इसको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आपका एक पड़ोसी है, उसने एक दीवार बनाई है किसी रेन वाटर को या बारिश के पानी को रोकने के लिए। तो उसने वो दीवार बनाई, वो उसका एक्शन हो गया, लेकिन क्या हुआ कि जब बहुत ज्यादा बारिश आई, बाढ़ आई, तो उसने जो ब्लॉक किया हुआ पानी था वो आपके खेतों में या आपकी प्रॉपर्टी पे आ गया और आपको डैमेज हुआ। तो इसमें देखिए जो एक्शन है वो तो जब बॉल बनाई तभी, जो दीवार बनाई थी तभी हो गया था, लेकिन इंजरी जो है वो फ्लड के डैमेज से हुई है। हो सकता है 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद हुई हो। तो आपको जो सू करने का जो टाइम पीरियड है वो तब स्टार्ट होगा जब आपका एक्चुअल डैमेज हुआ होगा, ना कि दीवार बनाने से हुआ होगा। जब स्पेसिफिक डैमेज या इंजरी होगा तो उसके बाद आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। सेक्शन 25 टाइम कैलकुलेशन से डील करता है। ये सेक्शन हमें सिर्फ ये बताता है कि ग्रिगोरियन कैलेंडर यूज होता है, ये सब जितनी भी टाइम कैलकुलेशन है। ग्रिगोरियन कैलेंडर का मतलब है नॉर्मल, जो इसके हम अंग्रेजी कैलेंडर कहते हैं। एक आपको पता है हमारा देसी पंचांग होता है, या और भी कई हिंदू कैलेंडर होता है, या और भी कई तरह के, मेरे को सब तरह की नॉलेज तो नहीं है, लेकिन बहुत से देसी कैलेंडर्स होते हैं जिसको पंचांग भी होता है। लेकिन ये जब जो नॉर्मल जो टिपिकल कैलेंडर यूज करते हैं जिसमें कि 12 महीने होते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक, उसको ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं। तो इन सब चीज़ों में जो ऊपर टाइम पीरियड बताया गया ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से होता है, ना कि किसी और कैलेंडर के हिसाब से। तो दोस्तों उम्मीद है आपको पार्ट 3 पसंद आया होगा और आपकी सारी चीज़ें इसको समझ आई होंगी, आप जो इसमें बताई गई हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा जिसका नाम है एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजेशन। तो तब तक देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ टेक लीगल इन्फो। धन्यवाद।